आज प्राचीन काल का भारत इतिहास करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला को पूरा आगे तक बढ़ाएंगे, जिसमें हम प्राचीन काल का भारत, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर उसके बाद हम देखेंगे आधुनिक काल का इतिहास, है ना। इतिहास बहुत ही रोचक विषय है। यदि आपको इतिहास की जानकारी है तब तो आपको रोचक लगेगा, और अगर जानकारी नहीं है तो फिर आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा, है ना। तो इतिहास हर किसी चीज़ का होता है, आपका भी है, मेरा भी है, और जितने भी लोग हैं सबका क्या रहा है, एक इतिहास रहा है। तो आज इतिहास की सीरीज में हम भारत का इतिहास देखेंगे। भारत वो क्षेत्र जहाँ पर हमेशा देवताओं का क्या रहा है, वास रहा है। ये वो जन्मभूमि है जहाँ पर देवताओं ने हमेशा क्या किया है, वास किया है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहली सभ्यता हमारी जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता को वैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है ना। जो हमारे भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन कालीन सभ्यता मानी जाती है। यानी जब विश्व में कुछ नहीं था तब विश्व में कुछ सभ्यताएं थीं। जैसे अगर हम भारत का क्षेत्र देखें तो भारत में उस समय कौन सी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक सभ्यता थी जिसको हम बोलते हैं चीन की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता, चीन की सभ्यता, जिसको बोलते हैं चीनी सभ्यता। एक सभ्यता थी जिसको हम बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। यानी पूरी पृथ्वी कुछ ही सभ्यताओं में बटी हुई थी। और आप लोग जानते हैं प्राचीन काल में हम लोगों ने पढ़ा है कि लोग जो थे वो बहुत कम थे और क्षेत्र बहुत ज़्यादा था। इसीलिए कभी भी क्षेत्र को लेकर झगड़े नहीं होते थे प्रारंभ में, प्राचीन काल में। आज तो क्षेत्र की बहुत वैल्यू है, आज तो क्षेत्र को लेकर के भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में जो व्यक्ति जहाँ जाना चाहे वहाँ जाकर वो रहना क्या कर देता था, प्रारंभ कर देता था। तो कुछ सभ्यताएं थी, पूरी की पूरी जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी पर कुछ ही जगह पर हमें पता चला था कि कुछ ही जगह पर क्या है, लोगों का रहने का स्थान। जैसे मिस्र की सभ्यता चल रही है, चीन की सभ्यता चल रही है। एक सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता, जिसका नाम आपने सुना होगा। क्या नाम था उसका, सुमेरियन। ये जो सुमेरियन सभ्यता है, इस सुमेरियन सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता का जन्म देने वाली सभ्यता कहा जाता है। इट्स मीन जो सुमेरियन लोग थे, यही लोग जब अपने क्षेत्र को छोड़कर भारत में आके रहने लगे, और भारत में इन्होंने जो क्षेत्र अपना बसाया, जिस जगह पर आकर ये रहे, वही क्षेत्र आज जाना जाता है हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता के नाम से। अब ये सुमेरियन लोग कौन थे, या ये सुमेरियन सभ्यता कौन थी? तो ये सुमेरियन लोग, सुमेरियन सभ्यता, इन सब के विषय में हमें जो जानकारी के स्रोत हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी या खोज किसने की थी? तो इस सभ्यता के विषय में सबसे पहले जो खोज की गई थी, तो अगर खोज के संबंध में देखें तो अलग अलग तरीके से अलग अलग तथ्य सामने निकल करके आते हैं। जैसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मेंसन। क्या नाम था, चार्ल्स मेंसन। हम बात कर रहे हैं खोज पर, किस पर कर रहे हैं, खोज पर। और ये खोज किसकी है, हड़प्पा सभ्यता की। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मेंसन। क्या नाम था, चार्ल्स मेंसन। इन चार्ल्स मेंसन ने 1826 में, डेट याद रखना, डेट पूछी जाती है एग्जाम में, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन ने एक बुक प्रकाशित की, एक बुक लिखी जिसका नाम था द नैरेटिव ऑफ जर्नी। क्या नाम था बुक का, द नैरेटिव ऑफ जर्नी, जिसको हम बोलते हैं यात्रा की कहानी। इस किताब में उन्होंने सबसे पहली बार वर्णन किया हड़प्पा सभ्यता के लोगों का।
या मैं कहूँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। और उन्होंने बताया कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक सभ्यता जिसका नाम है सुमेरियन, यहाँ से निकलकर यात्रा करके दूसरे क्षेत्र में जाना क्या कर गए, शुरू कर गए, प्रारंभ कर गए, जो आज हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। अब जब ये किताब, ये पुस्तक प्रकाशित हुई, द नैरेटिव ऑफ जर्नी, है ना, एक यात्रा की कहानी, तो कुछ लोगों ने इसको पढ़कर सत्य माना और कुछ लोगों ने इसको पढ़कर झूठा जाना। जैसे हमारे यहाँ हम जब कहानी सुनाते हैं कि भाई मैं इलाहाबाद गया या मैं कानपुर गया तो मैंने रास्ते में ये चीज़ देखी, उस स्टेशन पर ऐसा था, है ना, इलाहाबाद के अमरूद बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो कुछ लोग इस बात को सत्य मानते हैं और कुछ लोग कैसा मानते हैं, गलत। तो कुछ लोगों ने इस किताब को पढ़ा और एक एंटरटेनमेंट के तौर पर लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों ने इसको पढ़कर जानने की कोशिश करी कि अगर ये कहानी सच्ची है, सुमेरियन लोग सुमेरियन सभ्यता से निकले और आकर के कहाँ पर रहे, भारत में, तो वो कौन लोग थे, सही बात है या गलत बात, इसको खोजने में लग गए। तो एक खोजने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस पर खोज शुरू करी, लेकिन उन्हें कोई साक्ष्य नहीं मिले और बहुत समय तक वो लगातार ढूंढने में लगे रहे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में या सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमें कोई जानकारी, कोई क्लू मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। आगे चलकर कालांतर में 1826 के बाद 1856 में, कब, 1856, 1856 की जो डेट है, इस डेट में ये हुआ कि हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और अंग्रेज लोगों ने रेलवे लाइन का ठेका निकाला और लाइन बिछाई गई, ट्रैक बिछाया गया कराची से लाहौर, और ये ठेका 1856 में दिया गया वर्टन बंधु को। किसको, वर्टन बंधु। तो कहीं कहीं देता है वर्टन बंधु और कहीं देता है कर्टन बंधु। एक्चुअल में ये दो भाई थे, एक का नाम था जेम्स और एक का नाम था विलियम। एक का नाम क्या था इन दोनों भाइयों में, एक का नाम था जेम्स और एक का नाम था विलियम। तो संयुक्त रूप से देखेंगे तो जेम्स वर्टन या विलियम वर्टन, जेम्स कर्टन या विलियम कर्टन। तो इतना ना कहकर लोग कह देते थे वर्टन या कर्टन बंधु। इन लोगों को ठेका दिया गया रेलवे ट्रैक का, और रेलवे ट्रैक कहाँ बिछेगा, कराची से लाहौर। ये है जगह कराची, और कराची से रेलवे लाइन बिछाई गई कहाँ पर, लाहौर। ट्रैक बिछाया गया, क्या बिछाया गया, रेलवे ट्रैक बिछाया गया। इस ट्रैक को बिछाने में जब खुदाई शुरू हुई, खुदाई करनी पड़ी, तो खुदाई में पुरानी ईंटें निकलना क्या हो गई, प्रारंभ। और जब मजदूरों को पुरानी ईंटें मिली इस खुदाई में, तो मजदूर लोग शॉक्ड हो गए, चौंक गए कि भाई ये जो पुरानी ईंट है, पुरानी ईंट और आज की ईंट में हमेशा अंतर मिलेगा आपको। तो पुरानी ईंट जो थी उस समय की 1856 में जो निकली, वो 1856 की ईंट से बड़ी साइज में, भारी वेट में, और बहुत अंतर। अब ये खबर फैलना क्या हुई शुरू कि खुदाई में नीचे से पुरानी ईंटें मिल रही हैं। कैसी ईंटें मिल रही हैं, पुरानी। तो जो व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम, वो तो लगातार क्लू ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कोई भी ऐसे साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तब जाकर उन्होंने सरकार को प्रेशर किया कि अगर यहाँ से पुरानी ईंटें निकल रही हैं तो शायद नीचे कोई पुराना भवन हो, और जब पुराना भवन हो तो हमें हो सकता है कोई पुरानी सभ्यता मिल जाए और वहाँ की क्या करानी चाहिए, खुदाई। पर सरकार ने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि सरकार जो है ना, सरकारी काम हमेशा डिले होते हैं, धीरे धीरे करके होते हैं, आराम आराम से होते हैं। सरकारी काम तुरंत नहीं होते क्विकली, बल्कि सरकारी काम कैसे होते हैं, बहुत धीरे धीरे। पहले सोचा जाएगा, बात रखी जाएगी, फिर कोई जाकर के विधेयक आएगा, अधिनियम बनेगा, तब उसके बाद वो कानून बनेगा। तो ऐसा कुछ बन नहीं पाया। पर जो व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, क्या नाम था व्यक्ति का, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम लगातार लगे रहे, सरकार को लगातार प्रेशर देते रहे कि आप पुरातात्विक विभाग की क्या करिए, स्थापना करिए
और जिन जिन स्थानों से अवशेष मिल सकते हैं उन स्थानों की खुदाई कराई है। तब जाकर हमारे यहाँ 1921 में, कब 1921 में, डेटे याद रखना बेटा सारी, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर डेटा ही पूछा जाता है। तो 1921 में जाकर एक विभाग बना पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसका काम होता है पुरानी चीज़ों को ढूंढना, खोजना। तो कौन सा विभाग बना 1921 में? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिस विभाग का कार्य था पुरानी चीजों को खोजना। और इस विभाग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो अध्यक्ष बनाए गए जॉन मार्शल। किसको नियुक्त किया गया अध्यक्ष इसका? इस विभाग के अध्यक्ष बनाए गए जॉन मार्शल। इन जॉन मार्शल के नेतृत्व में अब पुरानी चीज़ों को खोजना, उनके बारे में जानना, खुदाइयाँ करना क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। इन्हीं जॉन मार्शल के असिस्टेंट थे जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या नाम था उनका? राय बहादुर दयाराम साहनी। वो जॉन मार्शल के कौन थे? असिस्टेंट। राय बहादुर दयाराम साहनी। इन राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही जाकर 1921 में एक स्थान की खुदाई करी और उस खुदाई से पुरानी सभ्यता के साक्ष्य मिलना क्या हुए? शुरू। उसी स्थान का नाम था हड़प्पा। क्या नाम था उस स्थान का? हड़प्पा। यानी हड़प्पा नामक स्थान पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब उत्खनन कार्य शुरू किया तो वहां से साक्ष्य मिलना क्या हुए? पुरानी सभ्यता के प्रारंभ। और यहाँ से हमें पता चला कि शायद हमारे यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता रही है। और ऐसे करके हमारे यहाँ खुदाई के क्षेत्र में क्रांति आना क्या हो गई? शुरू। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोजा, फिर मोहन जोदड़ो को खोजा गया, है ना, फिर चनु जोदड़ो खोजे गए, कई सारे स्थानों को क्या करा गया? खोजा गया। 1947 यानी भारत की आज़ादी से पूर्व 40 से 50 क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता से संबंधित खोजे जा चुके। लेकिन आज वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 1400 से 1500 बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। ये 1400-1500 बस्तियों का मतलब हड़प्पा सभ्यता छोटी सभ्यता नहीं थी, बल्कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक बड़ी सभ्यता थी, विशाल सभ्यता थी। तो यहाँ से हमें एक सभ्यता के बारे में क्या हो गया? पता चल गया, जिसको हम कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। अब इस सभ्यता का पता चलते ही फिर इस बात आई कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। यानी लोगों ने ये जानना चाहा कि ये जो पुरानी ईंटें मिली हैं, ये पुराने भवन मिले हैं, पुराने खंडर मिले हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है, कितने पुराने हैं? अगर प्राचीन है तो कब की है, ये लोग कब रहे होंगे अगर? तब फिर काल को लेकर हमारे यहाँ विभाजन होना क्या हुआ? शुरू। तो अलग अलग लोगों ने इसमें अलग अलग मतों की क्या करी है? पुष्टि करी है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुछ काल है और कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुछ काल है। चलो, अब हड़प्पा मिलना क्या हुआ? प्रारंभ। तो क्रांति आना क्या हो गई यहाँ पर? शुरू। तो काल को लेकर विभाजन हुआ। तो लोगों ने पूछा इसका काल। तो जो इस विभाग के पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने इस काल का जो विभाजन किया, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में जो बताया, तो उन्होंने कहा शायद ये भवन, ये इमारतें, ये ईंटें लगभग 3250 से लेकर 2750 BC, कितना
3250 से लेकर 2750 BC, इतनी पुरानी सभ्यता है रही। किसके अनुसार बात कर रहे हैं हम? ये है जॉन मार्शल के अनुसार। जॉन मार्शल ने इसका जो टाइम पीरियड दिया वो दिया 3250 से लेकर 2750 BC। एक व्यक्ति है, इनका नाम है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने कहा ये 2350 से लेकर 1750 थी। 2350 से लेकर 1750 BC। डीपी अग्रवाल, क्या नाम है उनका? डीपी अग्रवाल। लेकिन हम पढ़ते हैं आयोग के अनुसार। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आयोग के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल बताइए, तो हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल है वो आप लगाओगे 2300 से लेकर 1750 BC। आयोग के अनुसार कितना लगाओगे? 2300 से लेकर 1750 BC। यानी आयोग ने ना तो जॉन मार्शल वाला माना और ना ही डीपी अग्रवाल वाला माना। ऐसा क्यों? क्योंकि आयोग ने कहा इसमें जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों को कार्बन 14 पद्धति अप्लाई कर दो, जिसको हम बोलते हैं C14। तो C14 जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं कार्बन 14 पद्धति, जिससे उसकी एग्जैक्ट आयु निकल करके आ जाती है। उसके अनुसार उसकी आयु निकल करके आई उस युग की कि भाई 2300 से लेकर 1750 BC पूर्व की लगभग ये सभ्यता रही होगी। तो अगर आपसे वो पूछे कि सभ्यता का काल बताइए तो आप बताओगे 2300 से लेकर 1750 BC। लेकिन आयोग कंडीशन रखे, जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल कितना निर्धारित किया, तब फिर आप बताओगे कितना किया? 3250 से लेकर 2750। या वो पूछ ले डीपी अग्रवाल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल माना गया है, तो आप बताओगे 2350 से लेकर 1750 BC। अब इस हड़प्पा सभ्यता को हम कहीं पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, कहीं पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, कहीं पर पढ़ते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, कहीं पर इसको पढ़ते हैं जाकर के हड़प्पा की सप्त सैंधव प्रदेश। तो ये जो अलग अलग नाम रखे गए, ये नाम इसलिए रखे गए कि जब इस सभ्यता की खुदाई हुई तो जो उत्खनन किया गया, एक्सकेवेशन, वो सबसे पहले किया गया हड़प्पा नामक स्थान का। मैंने आपको बताया दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो जिस जगह से इसकी शुरुआत हुई उसी जगह के नाम पर इसका क्या रख दिया गया? नाम रख दिया गया। तो इसीलिए इसको कहा गया हड़प्पा सभ्यता। तो समझ में आ रहा है इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया? क्योंकि उत्खनन सबसे पहले जिस स्थान पर हुआ और जिस स्थान से पहले साक्ष्य मिले वो जगह थी हड़प्पा। वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र, याद रखना, अगर वर्तमान में पूछे कि हड़प्पा भारत में है तो हड़प्पा आज भारत में नहीं है, आज पाकिस्तान का क्षेत्र है। कभी ये क्षेत्र भारत का ही हुआ करता था और अफगानिस्तान के पास का हिंदुकुश पर्वत तक का क्षेत्र किसका था? भारत का ही क्षेत्र था। पर आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इसीलिए हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में विस्तृत है, फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता जो है अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है और भारत में है। ये कभी पूरा एक क्षेत्र हुआ करता था सम्मिलित संयुक्त, जिसको बोलते थे सिंधु प्रांत, सिंधु क्षेत्र। इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा नाम क्या था इसका? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु, देखो सिंधु नदी है ना, ये सिंधु नदी जो है ना, जहां जहां से नदी होकर के बह रही है वहां पर घाटी क्षेत्र होता है। तो ये सारे के सारे लोग इस नदी के आसपास रहते थे, इस तट पर या उस तट पर। और प्राचीन सभ्यताएं जो मैंने आपको बताई, हड़प्पा सभ्यता है यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता, या चीन की सभ्यता, ये सभी किसी न किसी नदी का वरदान माने गए। जैसे हम पढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता जो थी वो नील नदी का वरदान थी। कौन सी नदी का वरदान थी? नील नदी का। ऐसी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता मानी गई है कि ये सिंधु नदी का क्या था? वरदान था। नदियां जब भी बहती हैं तो घाटी क्षेत्र छोड़ते हुए चलती हैं और इसीलिए वो लोग घाटी क्षेत्रों में आकर क्या हो गए थे? बस गए थे। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। कहीं इसको कहा गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या नाम दिया गया? सिंधु सरस्वती
सभ्यता। यानी अभी जब हमने बस्तियां खोजी थी तो हमें केवल सिंधु नदी के आसपास मिल रही थी, बाएं तट पर या दाएं तट पर। तो हमने कह दिया शायद सिंधु नदी का ही वरदान है और सिंधु नदी के आसपास ही ये लोग रहते थे। लेकिन फिर आगे पता चला खुदाइयाँ और हुई और अब साक्ष्य मिले, अवशेष मिले। उनके आधार पर हमने देखा कि कुछ बस्तियां सिंधु नदी के तट पर और कुछ बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर, जो आज विलीन हो गई है। आज सरस्वती नदी नहीं है, तो कुछ सरस्वती के तट पर, कुछ सिंधु के तट पर। तो हमने सम्मिलित नाम रख दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता। ऐसे इसका नाम पड़ गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। फिर कुछ लोगों ने इसको अलग अलग जगह अलग अलग कहा, जैसे सप्त सैंधव प्रदेश, यानी 7 नदियों से घिरा हुआ प्रदेश, वही है हड़प्पा सभ्यता। 7 नदियां कौन सी? 2 नदियां आपको दिख रही हैं, सिंधु नदी और सरस्वती नदी, और 5 सिंधु की सहायक नदियां, जिसको हम पढ़ते हैं सतलज, ब्यास, रावी, है ना। ये क्या है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। चिनाब है, सतलज है, ब्यास है, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं 5। और इन सहायक नदियों का ही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? सप्त सैंधव प्रदेश। आज हम उनको इन नामों से पढ़ते हैं, प्राचीन काल में इनके नाम अलग थे। जैसे आज हम पढ़ते हैं कि झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये 5 सिंधु की क्या है? सरस्वती नदी। लेकिन इन सहायक नदियों के प्राचीन काल में नाम अलग थे। जैसे रावी नदी को कहा जाता था परुष्णी नदी। जो रावी नदी है उसका नाम क्या था? परुष्णी। जो नदी है चिनाब, इसे मैं लिख दे रहा हूं, ये जो सिंधु है, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां हैं? 5 नदियां निकल करके जा रही हैं सिंधु की। तो एक नदी का नाम है रावी, एक का नाम है झेलम, एक का नाम है चिनाब, एक का नाम है सतलज, एक का नाम है ब्यास। ये 5 सहायक नदियां हैं। और ये 5 सहायक नदियां, एक सिंधु नदी 6 और एक सरस्वती नदी, इन 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता था सप्त सैंधव प्रदेश। यानी 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र ही हड़प्पा सभ्यता था। तो आज हम पढ़ते हैं रावी। कभी प्राचीन में इस रावी का जो नाम हुआ करता था वो हुआ करता था परुष्णी। इसको क्या बोलते थे? परुष्णी नदी। तो आप चाहे रावी नदी बोलो, चाहे आप परुष्णी नदी बोलो। झेलम को बोलते थे बितस्ता। क्या नाम था इसका? बितस्ता। आप चाहे झेलम कहो, चाहे आप बितस्ता कहो, दोनों एक ही नाम है। जो चिनाब था, चिनाब को कहा था अस्कनी। क्या कहा जाता था इसको? अस्कनी। ये इसके प्राचीन नाम है। ये कैसे नाम है इसके? प्राचीन नाम है। जो सतलज नदी थी, सतलज को कहा जाता है आतुल। और जो ब्यास नदी थी, ब्यास नदी को कहा जाता है बिपाशा। फिल्म वाली बिपाशा मत नोट कर लेना, पता चला फिल्म वाली लिख लो बिपाशा। वो बिपाशा बसु है, ये नदी है ना। जो आज वर्तमान में हम इसको क्या कहते हैं? ब्यास नदी। तो ये नदी है, वो मॉडल है, अभिनेत्री है हमारी यहाँ की, ठीक है। ऐसे करके 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। अब आप जैसे हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करोगे तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला पॉइंट कि हड़प्पा जो सभ्यता है ये आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। कौन से युग की है? जो इसका युग माना गया है वो कौन सा माना गया है? आदि ऐतिहासिक युग। बच्चे सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग की है। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। तो आदि ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? कौन सा काल होता है आदि ऐतिहासिक काल? किस सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता कहते हैं? जो युग होते हैं इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है आदि ऐतिहासिक युग, एक होता है प्राग ऐतिहासिक युग। कैसा होता है? प्राग ऐतिहासिक युग। और एक होता है ऐतिहासिक युग। कैसा युग? तीन युगों में बांटा जाता है सभ्यता को। कोई भी सभ्यता है, कोई भी कल्चर है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, आदि ऐतिहासिक युग, प्राग ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। हड़प्पा सभ्यता को इन 2 में न रख के किस में रखा गया है? ऊपर वाले में, आदि ऐतिहासिक युग में।
तो ऐसा क्यों होता है, क्यों कहा जाता है आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता? देखो इसको समझो, जो आदि ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक जो रखा गया है वो साक्ष्यों के आधार पर रखा गया है। किसी भी सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो दो जगहों से मिलती है। उस सभ्यता के साहित्यिक स्रोत, यानी वहाँ से खुदाई में हमें कोई लिखित प्रमाण मिले हो। कैसे प्रमाण मिले हो? लिखित प्रमाण, जिसको हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। या फिर वहां से कोई पुरातात्विक स्रोत मिले हो। कैसे? पुरातात्विक स्रोत। इन्हीं के आधार पर हम युग का विभाजन करते हैं। जिस सभ्यता के हमारे पास दोनों चीजें मौजूद हों, यानी दोनों जानकारियां पर्याप्त हों, उसी सभ्यता को हम कहते हैं कैसी सभ्यता? ऐतिहासिक युग की सभ्यता। कैसी सभ्यता हो जाती है वो हमारी? ऐतिहासिक युग की। जैसे हमारे पास उनके बारे में लिखित प्रमाण थे और हमारे पास उनसे संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद थे। हमने देख लिया और हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया और हमने पढ़ लिया, तो अब इतिहास की बात हो गई। इसीलिए कहा गया ऐतिहासिक युग। हम इतिहास उसी को तो कहते हैं जो हमने देखा और हमने पढ़ लिया, वो इतिहास हमारा। अब किसी किसी कल्चर का हमारे पास आधा डाटा होता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता आप जब भी पढ़ते हो तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है, यानी जो साहित्यिक स्रोत है वो होना ना होना क्या हो गए बराबर। जब आपके पास पढ़ने के पर्याप्त आंकड़े नहीं है तो फिर आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। तो आपके पास हड़प्पा सभ्यता के कौन से वाले साक्ष्य रह गए? आदि जानकारी। इसीलिए हम इसको कहते हैं आदि ऐतिहासिक युग। तो जब हमें किसी सभ्यता की आदि जानकारी हो, यानी हमारे पास या तो ये वाले साक्ष्य या फिर ये वाले साक्ष्य, तब हम उस सभ्यता को कहेंगे आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता। और अगर दोनों साक्ष्य मिल जाए तो हम कहेंगे ऐतिहासिक युग की सभ्यता। फिर बीच में एक रह गया प्राग ऐतिहासिक युग की सभ्यता। ये कौन सी होती है? जो प्राग ऐतिहासिक युग की सभ्यता, वो सभ्यता होती है जिस सभ्यता के, यानी जिस कल्चर के बारे में हमारे पास ना तो कोई लिखित जानकारी हो और ना ही कोई पुरातात्विक जानकारी हो। उसको हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल की बातें। जैसे सच्चा प्यार, जैसे सच्चा प्यार। हर कोई कहता है दुनिया में सच्चा प्यार है, पर मिला किसी को नहीं। किसी को मिला है कभी सच्चा प्यार? जैसे भूतों का संसार, सब कहते हैं भूतों का क्या है? संसार है, लेकिन कोई पता ठिकाना, कोई एड्रेस परमानेंट कुछ नहीं, कहीं भी पहुंच जाते। मतलब जो चीज होकर भी ना हो उसी को हम किस काल में डालते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल में। जैसे हमारे यहाँ नानी बचपन में कहानी सुनाती थी, परियों की कहानी, कि गुलर के पेड़ पर एक फूल निकलता है साल में और उसको लेने के लिए कौन आती है? एक परी आती है। अब हमने साल भर इंतजार किया कि कब वो फूल खिलेगा, कब परी आएगी और हम परी को देखेंगे फूल ले आते हुए। लेकिन आज हम इतने बड़े हो गए, आज तक हमें वो परी नहीं दिखाई दी और न वो फूल दिखाई दिया। इसका मतलब वो कहानी, वो बातें कहाँ की थी? प्राग ऐतिहासिक काल की बातें थी वो। तो बात समझ में आ गई? चलो इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का जो डाटा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और लगातार वीडियो जो है सीक्वेंस में चलेगी, पार्ट वाइज। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।